हेलो क्लास, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी यूट्यूब चैनल विद अमित। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के उत्पादन फलन चैप्टर, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन, रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। उत्पादन फलन, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल चैप्टर स्टडी करेंगे आज हम। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्पाद किसे कहते हैं, मतलब व्हाट इज आउटपुट। सो एक फर्म द्वारा निश्चित समय में पदार्थों की पैदा की गई कुल मात्रा उत्पाद कहलाती है। क्या होती है उत्पाद यानी आउटपुट? एक फर्म द्वारा निश्चित समय में पदार्थों की पैदा की गई कुल मात्रा उत्पाद कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि आगत या कारक या साधन, और जिसे हम इनपुट कहते हैं, ये क्या होते हैं। सो उत्पादन में प्रयोग किए गए कारक आगत कहलाते हैं। मतलब प्रोडक्ट को बनाने में, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जिन जिन साधनों का यूज़ किया गया है वह सभी इनपुट्स कारक आगत या साधन कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ इनपुट, यानी कि कारकों के प्रकार, आगतों के प्रकार या साधनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ इनपुट कितने प्रकार के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका जो आगत, जिसे हम साधन भी बोलते हैं, कारक भी बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। और पहला होता है स्थिर कारक, दूसरा होता है परिवर्तनशील कारक। ठीक है, एक होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। स्थिर कारक वह है जिनकी मात्रा उत्पादन के स्तर के साथ बदलती नहीं है। याद रखना, स्थिर कारक कौन से कारक होते हैं? यह वह कारक होते हैं जिनकी मात्रा उत्पादन के स्तर के साथ, उत्पादन के लेवल के साथ बदलती नहीं है, जिस प्रकार बिल्डिंग, मशीन आदि। किंतु परिवर्तनशील कारक ऐसे कारक होते हैं जिनकी मात्रा उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती है। इनमें मजदूर, कच्चा माल आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कुल उत्पादन, यानी कि टोटल प्रोडक्शन किसे कहते हैं। सो उत्पादन के परिवर्ती साधनों को काम पर लगाने से उत्पादन में वृद्धि कुल उत्पादन कहलाते हैं। याद रखना, उत्पादन के परिवर्ती साधनों को काम पर लगाने से उत्पादन में वृद्धि कुल उत्पादन कहलाती है, जिससे इसका फॉर्मूला होता है TP इज इक्वल टू AP मल्टीप्लाई में L। ठीक है, TP इज इक्वल टू AP मल्टीप्लाई में L, इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है सीमांत उत्पादन, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन किसे कहते हैं। सो उत्पादन का एक अतिरिक्त इकाई, उत्पादन का एक अतिरिक्त परिवर्तनशील साधन लगाने से अथवा कारक की एक कम इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। दोबारा सुनो, उत्पादन का एक अतिरिक्त परिवर्तनशील साधन लगाने से अथवा कारक की एक कम इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन। MP इज इक्वल टू चेंज इन TP अपॉन में चेंज इन L। जो चेंज इन TP है मतलब कि टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, अपॉन में चेंज इन L मतलब वेरिएबल फैक्टर। L मतलब यहाँ पे लेबर को भी लिया गया है। ठीक है, लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर, परिवर्तनशील कारक है। और इसका फॉर्मूला ऐसे भी होता है कि MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट आता है कि औसत उत्पादन, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन किसे कहते हैं। यह एक परिवर्तनशील कारक का औसत उत्पादन होता है। यह एक परिवर्तनशील कारक का औसत उत्पादन होता है। इसका फॉर्मूला होता है AP इज इक्वल टू TP अपॉन में L। AP मतलब एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू TP अपॉन में टोटल प्रोडक्शन अपॉन में L मतलब वेरिएबल फैक्टर मतलब यानी लेबर। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्पादन फलन किसे कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। सो उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा
का फलनात्मक संबंध बताता है। क्या है? उत्पादन फलन यानी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो प्रोडक्शन के साधनों तथा प्रोडक्शन की मात्रा, प्रोडक्शन के साधन और प्रोडक्शन की मात्रा का फलनात्मक रिलेशन संबंध बताता है। नेक्स्ट आता है उत्पादन फलन के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो साधनों के अनुपात के प्रयोग के आधार पर, साधनों के अनुपातों के, जो भी हम साधन यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में, मान लो अगर आपने कोई सब्जी भी बनानी है तो उसमें देखा जाता है कि कितना पानी, कितनी कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में डालनी है, यही होता है अनुपात। सो साधनों के अनुपातों के प्रयोग के आधार पर उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है परिवर्तनशील अनुपातों की प्रकृति का उत्पादन फलन, दूसरा स्थिर अनुपातों की प्रकृति का उत्पादन फलन। सो पहले फलन में, यानी कि पहला फलन कौन सा था? परिवर्तनशील अनुपात। सो पहले फलन में उत्पादन की मात्रा के बदलने से कारकों की अनुपात परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित होने की प्रकृति को उत्पादन फलन कहते हैं। दोबारा सुनो, परिवर्तनशील कारक में हम बात कर रहे हैं। परिवर्तनशील अनुपात की प्रकृति का जो उत्पादन फलन है उसमें क्या होता है कि उत्पादन की मात्रा के बदलने से कारकों की अनुपात परिवर्तित होती है, जबकि जो स्थिर कारक फलन है उसमें क्या होता है, कारकों की अनुपात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर स्थिर ही रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्पादन का स्तर अथवा उत्पादन का पैमाना, जिसे कहते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। सो क्या होता है उत्पादन का फलन तथा उत्पादन का पैमाना क्या होता है? सो उत्पादन का स्तर परिवर्तनशील साधनों की अनुपात को परिवर्तित करके बदला जा सकता है। उत्पादन का पैमाना केवल सभी साधनों को स्थिर अनुपात में परिवर्तित करके ही बदला जा सकता है। दोबारा सुनो, क्या है? उत्पादन का स्तर परिवर्तनशील साधनों की अनुपात को बदलकर किया जा सकता है, जबकि उत्पादन का जो पैमाना है केवल सभी साधनों को स्थिर अनुपात में परिवर्तित करके ही बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि कारक के प्रतिफल क्या होते हैं, यानी रिटर्न टू फैक्टर किसे कहा जाता है? सो कारक ये साधन के प्रतिफल एक कारक के परिवर्तित होने तथा अन्य स्थिर कारकों के संयोग से कुल उत्पादन में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या करते हैं। क्या है? कारक या साधन के प्रतिफल एक कारक के परिवर्तित होने तथा अन्य स्थिर कारकों के संयोग से कुल उत्पादन में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या करते हैं। इससे कारकों की अनुपातों में परिवर्तन होता है। इससे कारकों की अनुपातों में परिवर्तन होता है। अगला है पैमाने के प्रतिफल किसे कहा जाता है, यानी कि रिटर्न टू स्केल किसे कहते हैं? तो सभी कारकों में समान अनुपात में एक साथ परिवर्तन करने से कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। दोबारा सुनो, सभी कारकों में समान अनुपात से एक साथ परिवर्तन करने से कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है उत्पादन का अल्पकाल में व्यवहार कैसा होता है, यानी कि बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन शॉर्ट रन।
सो अल्पकाल में या शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में उत्पादन का बिहेवियर, व्यवहार कैसा होता है। सो अल्पकाल में उत्पादन पर प्रतिफल के नियम लागू होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन पर प्रतिफल के नियम लागू होते हैं। इस संबंध में मार्शल ने प्रतिफल के 3 नियम हमें दिए हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, बढ़ते प्रतिफल का नियम। दूसरा, स्थिर प्रतिफल का नियम। तीसरा, घटते प्रतिफल का नियम। आधुनिक अर्थशास्त्री अल्पकाल में उत्पादन के व्यवहार की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा करते हैं। अब परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसे कहा जाता है। सो आंसर आएगा, यह नियम इस बात की व्याख्या करता है कि जब कुछ स्थिर साधनों के साथ दूसरे परिवर्तनशील साधन बढ़ाए जाते हैं तो कुल उत्पादन घटते बढ़ती अनुपात से परिवर्तित होता है। दोबारा सुनो, यह नियम इस बात की व्याख्या करता है कि जब कुछ स्थिर साधनों के साथ दूसरे परिवर्तनशील साधन बढ़ाए जाते हैं तो कुल उत्पादन घटती बढ़ती अनुपातों से परिवर्तित होता है। नेक्स्ट आता है कि उत्पादन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, यानी कि स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सो उत्पादन में परिवर्तन की 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली अवस्था में औसत तथा सीमांत उत्पादन बढ़ता है तथा अंत में सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है। और दूसरी अवस्था में क्या होता है, औसत तथा सीमांत उत्पादन घटना आरंभ कर देते हैं तथा सीमांत उत्पादन अंत में शून्य हो जाता है। इस अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम होता है। उत्पादक के लिए यह एक इष्टतम दशा, यानी कि ऐसी दशा होती है जिसे वो चाहता है और वह स्वीकार की जाती है। यह अवस्था आसानी से और खुशी से स्वीकार की जाती है। तीसरी अवस्था क्या है, तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव तथा कुल उत्पादन घटना आरंभ कर देता है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसकी अवस्था है जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की अवस्था है। सो पहली अवस्था क्या थी, पहली अवस्था में औसत और सीमांत उत्पादन बढ़ता है और अंत में सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है, ठीक है। और दूसरी अवस्था में क्या होगा, औसत और सीमांत उत्पादन घटना आरंभ कर देता है तथा सीमांत उत्पादन अंत में शून्य हो जाता है। इस अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम होता है। उत्पादक के लिए यह जो अवस्था बहुत ही अच्छी होती है और इसे सहर्ष खुशी से स्वीकार किया जाता है। तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है तथा कुल उत्पादन घटना आरंभ कर देता है। सो नेक्स्ट है आपका स्थिर पैमाने का प्रतिफल किसे कहा जाता है, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ऐसा प्रतिफल तब पाया जाता है जब उत्पादन वृद्धि की अनुपात कारकों में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। याद रखना, ऐसा प्रतिफल यानी कि स्थिर पैमाने का प्रतिफल तब पाया जाता है जब उत्पादन वृद्धि की जो अनुपात है वो कारकों में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। अब है कि घटते पैमाने का प्रतिफल किसे कहा जाता है, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में अब हम स्टडी करने वाले हैं कि घटते पैमाने का प्रतिफल किसे कहा जाता है। ऐसा प्रतिफल तब पाया जाता है जब कुल उत्पादन की वृद्धि कारकों की वृद्धि के अनुपात से कम होती है। याद रखना, ऐसा प्रतिफल
तब पाया जाता है जब कुल उत्पादन की वृद्धि कारकों की वृद्धि की अनुपात से कम होती है। नेक्स्ट आपका आता है कि बढ़ते पैमाने का प्रतिफल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न इन स्केल। सो बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, ऐसा प्रतिफल तब पाया जाता है जब कुल उत्पादन में वृद्धि कारकों की वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में होती है। यानी कि बढ़ते प्रतिफल का नियम कब पाया जाता है? जब कुल उत्पादन में वृद्धि कारकों की वृद्धि की तुलना में अधिक अनुपात में होती है। नेक्स्ट आता है कि पैमाने के प्रतिफल के लागू होने का कारण क्या है, यानी कि कॉजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल। सो क्या कारण है? सो पैमाने के प्रतिफल के लागू होने का मुख्य कारण बड़े पैमाने की बचतों तथा हानियों का पैदा होना है। यह याद रखना, पैमाने के प्रतिफल के लागू होने का मुख्य कारण बड़े पैमाने की बचतों तथा हानियों का पैदा होना है। यह दो प्रकार की होती है, आंतरिक बचतें तथा आंतरिक हानियाँ, दूसरा बाहरी बचतें तथा बाहरी हानियाँ। ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्पादन का दीर्घकाल में व्यवहार, यानी कि बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन लॉन्ग रन। दीर्घकाल में पैमाने का प्रतिफल व्याख्या करता है। दीर्घकाल में पैमाने का प्रतिफल व्याख्या करता है कि जब सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होता है तो उत्पादन में भी किसी विशेष अनुपात से परिवर्तन होता है। पैमाने के प्रतिफल तीन प्रकार के होते हैं, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, स्थिर पैमाने के प्रतिफल तथा घटते पैमाने के प्रतिफल। सो पैमाने की आंतरिक बचतें क्या होती है अब पढ़ते हैं, यानी कि इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। सो पैमाने की आंतरिक बचतें क्या होती है? वह बचतें जो एक विशेष फर्म को अपने उत्पादन के पैमाने से प्राप्त होती है, इनमें दूसरी फर्मों की भागीदारी नहीं होती। याद रखना, वह बचतें जो एक विशेष फर्म को अपने उत्पादन के पैमाने से प्राप्त होती है, इनमें दूसरी फर्मों की भागीदारी नहीं होती है, उसे पैमाने की आंतरिक बचतें कहा जाता है। दूसरा अब सेकंड आता है टॉपिक कि आंतरिक बचतों के प्रकार क्या क्या होते हैं। सो टाइप्स ऑफ इंटरनल इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आंतरिक बचतों के प्रकार में पहला आता है तकनीकी बचतें, दूसरा आता है श्रम संबंधी बचतें, तीसरा आता है विपणन संबंधी बचतें और चौथा आता है प्रबंधकीय बचतें, पांचवा है वित्तीय बचतें, छठा है जोखिम पूर्ण बचतें। दोबारा सुनो, पहला है तकनीकी बचतें, दूसरा है श्रम संबंधी बचतें, तीसरा है विपणन की बचतें, चौथा है प्रबंधकीय बचतें, पांचवा है वित्तीय बचतें और छठा है जोखिम पूर्ण बचतें। ठीक है। अब आती है बात कि बाहरी बचतें किन्हें कहा जाता है। तो वह बचतें जो एक फर्म या एक उद्योग में सभी फर्मों को प्राप्त होती है, उन्हें बाहरी बचतें कहा जाता है। याद रखना, बाहरी बचतें क्या होती है? जो एक उद्योग में लगी सभी फर्मों को प्राप्त होती है, उसे बाहरी बचतें कहते हैं। ऐसी बचतें तभी प्राप्त होती है जब उद्योग का विस्तार होता है। बाहरी बचतों के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है केंद्रीयकरण की बचतें, दूसरा है सूचना संबंधी बचतें, तीसरा है विकेंद्रीयकरण संबंधी बचतें। तो तीन टाइप की बचतें होती है, विकेंद्रीकरण की बचतें, सूचना संबंधी बचतें, तीसरा विकेंद्रीकरण की बचतें। अब लास्ट टॉपिक इसमें आता है इस चैप्टर का कि पैमाने की हानियां, डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। एक फर्म को इष्टतम स्तर के उत्पादन से अधिक
विस्तार करने पर जो हानियां सहन करनी पड़ती है पैमाने की हानियां कहलाती है। जब एक फर्म को एक लिमिट से ज़्यादा हम जब उसका विस्तार करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम जो उसको हानियां होती है उसे पैमाने की हानियां कहा जाता है। ठीक है। सो ये था आपके उत्पादन के फलन, कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल चैप्टर का ओवरव्यू पूरा। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से पूरा ध्यान से वीडियो पूरी सुनना, समझना कि क्या इसमें समझाया गया है। अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।